हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम मीजल वायरस के बारे में, फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जिसको प्रोसीड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और अभी गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस जारी की थी कि भी जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर 30% नेशनल कंटेंट ऐसा दिखाया जाएगा जो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अभी उसने क्या है ना, जो 103वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी उसको वैलिड करार दे दिया है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है ना नुकसान नहीं पहुंचाती, तो इस वजह से ये बिल्कुल सही है और इसको लागू किया जाएगा। और इस एक्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करी गई थी, इसके अंदर बात करी गई थी जो EWS कोटा है उससे रिलेटेड। EWS कोटा के अंदर क्या था, 10% रिजर्वेशन दे दी गई थी जो SC ST और OBC कास्ट से अलग जितनी भी जातियाँ हैं उनके अंदर जो भी लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, मतलब जो कि गरीब तबके से आते हैं, तो उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के वास्ते, ठीक है। तो इस वर्डिक्ट के ऊपर मेजॉरिटी लोगों के क्या व्यूज़ हैं। द 103rd अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट बी सेट द ब्रीच ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रीच नहीं करती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखो एक मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है, ठीक है, और उसका जो दी एंड है ना वो हमको कोई एक अच्छी नॉलेज दे के जाता है ना, कि भाई उसका लास्ट का जो एंड है वो हमको कोई एक अच्छी क्या है ना टैगलाइन दे के जाता है। अगर मैं उसके अंदर कुछ ऐड कर दूँ एक्स्ट्रा और जिससे उस स्टोरी का पूरा मतलब ही चेंज हो जाए, है ना, उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, तो सीधी सी बात है ना उस स्टोरी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमको बताना चाह रही थी कि हमको उससे क्या सीख लेनी चाहिए वही चेंज हो गया ना, तो फिर उस जो ऐड की गई चीज़ है वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर, उसका एक अपना मोटिव है। अगर उसके अंदर हमने कोई ऐसी अमेंडमेंट कर दी जो उसके जो मेन मोटिव है उसको ख़राब कर रही है, तो वो उसको क्या है ना सुप्रीम कोर्ट क्या करार दे देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवैलिड, और फिर उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है कि कही की थी कि भाई जो ये हमारी अमेंडमेंट एक्ट है 103वीं, ठीक है, ये इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका हनन नहीं करती, ठीक है, डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। द रिजर्वेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द अफर्मेशन एक्शन बाय द स्टेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, कि भाई जो ये रिजर्वेशन है इसके थ्रू जो जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं स्टेट्स उनको क्या है ना इक्वली मौका देता है, ठीक है, किस चीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, है ना, और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। रिजर्वेशन फॉर द EWS डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द अकाउंट ऑफ 50% सीलिंग लिमिट बाय द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने क्या कहा था कि भाई देखो आप रिजर्वेशन दे दो, है ना, 100% कोई जॉब है उसके अंदर आपको रिजर्वेशन देना है तो वो है ना 50% लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता था, ये कहता था मंडल कमीशन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये 50% वाला रूल है फाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट याद रखना ये रिलेटेड है रिजर्वेशन से, ठीक है, जो कि 1992 में आई थी। उसके अंदर बोला गया था कि जो ये जितना जो ये पहले SC ST और OBC वाला जो कोटा था इसके अंदर जो 50% रूल है ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब कि इसको क्या है ना और कास्ट के अंदर नहीं डाल सकते, है ना। तो ऐसे ही जो अभी ये 10% वाला जो रूल है EWS वाला ये हर एक कास्ट के ऊपर लागू होता है एक्सेप्ट SC ST SB EC और OBC को छोड़ के, बाकी जितनी भी जातियाँ होगी उनके अंदर इसको लागू किया गया है। और सीधी सी बात है यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये 50% जो ब्रीच है ना, कि भाई जो 50% वाले लिमिट है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये इसको ख़राब कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो जो बाकी की 50% सीट बचती हैं वो रहती हैं जनरल कास्ट की, और जनरल कास्ट के अंदर ही इसको 10% कोटा दिया गया उन लोगों को जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं,
तो इस वजह से ये कोई भी ब्रीच नहीं करता। माइनॉरिटी की व्यू की बात करें तो जो माइनॉरिटी क्या कहते हैं कि भाई देखो, द रिजर्वेशन वॉज डिजाइन एज अ पावरफुल टूल टू एनेबल इक्वल एक्सेस। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि भाई जो ये रिजर्वेशन है ना, ये एक तरह का इतना पावरफुल टूल है जो हमको इक्वलिटी का एक्सेस देता है, कि हमको लोगों के समान आने का मौका देता है। लेकिन जो ये इकोनॉमिक वीकर क्राइटेरिया जो आपने लागू किया गया है ना, और उसके अंदर आपने एक्सक्लूड कर दिया किसको, SC ST और OBC को बाहर निकाल दिया, तो इससे जो भी इनको बेनिफिट्स मिल रहे थे ना, तो उनके साथ इनका इनजस्टिस हुआ है कि आप दूसरों को भी हमारे इक्वल लेके जा रहे हो, वो मौके आप उनको भी दे रहे हो, ऐसा इनका मानना है। द EWS कोटा में हैव ए रिप्रेटिव mechanism to have a level playing field, and the exclusion of SC ST OBC discriminate against the equality code and violates basic structure। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो EWS कोटा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला कोटा है, वो एक तरह से है ना, जब उनमें से SC ST और OBC को निकाल दिया तो जो इक्वलिटी वाला जो स्टेटस है उसके अंदर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, और ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। Permitting the breach of 50% ceiling limits would become a gateway for the further infraction and result in compartmentalization। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो 50% वाला जो लिमिट थी ना, इसको अगर आपने अभी तोड़ दिया तो ये आगे जाके है ना और टूटती जाएंगी, इस तरह से है ना कई डिवीज़न बन जाएंगी कि सबको अपना अलग कोटा चाहिए होगा। What is the economic weaker section quota? The 10% EWS quota was introduced under the 103rd Amendment Act 2019 के अंदर इसको लागू किया गया था भाई 103वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, जिसके अंदर आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 15 और 16 क्या है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 टू 18 नहीं 14 टू 29 तक तो आपको पता ही होना चाहिए। इतने क्वेश्चन आते हैं इन 14 से 29 तक। इट इज़ फॉर द इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको 10% जॉब के अंदर कोटा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर भी 10% सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। इट वॉज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये किसको प्रमोट करने के लिए लागू किया गया है, जितने भी गरीब लोग हैं, जो 50% वाला जो कोटा रिजर्वेशन पॉलिसी थी, जिसके अंदर SC ST और सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शन आते थे या फिर OBC आते थे, तो उनके अंदर जो भी गरीब लोग नहीं हैं या फिर उनके अंदर जो इंक्लूड नहीं हो सकते, तो उन लोगों के लिए इसको लाया गया है। इसके अंदर सेंटर और स्टेट्स की दोनों ही जगह पे आपको ये कोटा रिजर्वेशन लागू होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एड्रेसेस इनइक्वालिटी। द 10% कोटा इज़ प्रोग्रेसिव, ठीक है, एंड कुड एड्रेस द इशू ऑफ एजुकेशन एंड इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये जो 10% वाला जो कोटा है, तो ये इस एक तरह से हमारे लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। कैसे रहेगा बेनिफिटेड, क्योंकि देखो जितने भी गरीब लोग थे जिनके पास रिजर्वेशन नहीं थी, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या मानते थे, पिछड़ा मानते थे कि भाई गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही, ना उनके पास रिजर्वेशन, ना उनके पास इतनी ज़मीन है कि वो कमा सके, है ना। भले वो जनरल कास्ट में आते हो, लेकिन उनके पास कोई बेनिफिट नहीं है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ये जैसे कि 10% जो कोटा उनको दे दिया जाएगा, तो वो भी बाकी लोगों की तरह क्या है ना, इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं और सोसाइटी में खुद को इक्वली लेके आ सकते हैं। Recognition of economics backward. There are many people or classes other than backward classes who are living under the hunger and poverty stricken condition। कि भाई जो काफ़ी ऐसी कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ही गरीबी और भूखमरी की कंडीशन के अंदर जी रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ से निकलने में काफ़ी हेल्प करेगा। रिडक्शन इन द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। Moreover, it will be gradually remove the stigma associated with the reservation, because the reservation has historically been related to caste। हमने देखा है कि जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड रहता था, पहले कास्ट से रिलेटेड रहता था। और जो अपर कास्ट के लोग थे, तो जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ था, तो अपर कास्ट के लोग उनको एक
अजीब से रवैये से या फिर अजीब सी नज़रों से देखते थे, ठीक है, कि उनको छोटा मानते थे इस तरह से। लेकिन जैसे ये 10% EWS वाला जो कोटा लागू हो जाएगा तो ये अपर कास्ट के अंदर भी लागू होगा, तो एक तरह से ये सबको क्या है, समान लेके जाएगा, इक्वली लेके जाएगा, इक्वली ट्रीट करेगा। यहाँ पे कंसर्न क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नो सच डेटा टू प्रूव दैट अपर कास्ट इंडिविजुअल who have less than 8 lakh annual income are not adequately represented in government jobs and higher education institution। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतना कोई डेटा है नहीं कि भाई जिसके अंदर कोई भी अपर कास्ट के लोग हैं, है ना, कोई भी अपर कास्ट की कोई फैमिली है जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख या उससे कम है, तो भाई गवर्नमेंट के पास उनका इतना भी डेटा नहीं है कि वो ये बता सके कि इस फैमिली में से कितने लोग एजुकेटेड हैं, है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ते या फिर उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी फॉर द रिजर्वेशन इज वोग एंड इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी डेटा एंड स्टडी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि ये लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिजर्वेशन के लिए वो बिल्कुल ही खाली है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके पास कोई डेटा ही नहीं है, ना ही इन्होंने कोई ऐसी स्टडी की। स्टैटिस्टिक क्या कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम है ना, हर एक स्टेट की डिफरेंट है। गवर्नमेंट के अंदर कितनी है, गोवा के अंदर कितनी है पर कैपिटा इनकम, 4 लाख रुपए। और जबकि बिहार की बात करें तो वहाँ तो और भी बुरा हाल है, एक औसत परिवार कितना कमा लेता है साल का, 40,000। बताओ, इतना इतना डिफरेंस है। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग कलर, ये रिलेटेड है भाई, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे रेड है, जहाँ पे कम है तो उधर थोड़ा सा कम पोल्यूशन है। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NAAQS, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसको किसके द्वारा सेटअप किया गया, CPCB। CPCB क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, और ये इसको एप्लीकेबल करती है पूरी कंट्री के अंदर। ये स्टैंडर्ड सेम तर्ज पे पूरे कंट्री के अंदर लागू हैं। CPCB ड्रॉ दिस पावर फ्रॉम द एयर एक्ट ऑफ 1981, कि भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास ये इतनी सारी पावर्स कहाँ से आती हैं कि उन्होंने जो ये स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल एयर एम्बियंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये इन्होंने लागू कर लिए। तो उसकी पावर इनके पास आती कहाँ से है, इनके पास आती है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वहाँ से ये पूरी अपनी पावर को ड्रॉ करते हैं। These standards are essential for the development of effective मैनेजमेंट ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी, कि जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है, जिससे कि जो हमारी एयर क्वालिटी है उसको अच्छे से सुधारा जा सके, ठीक है, उसको तय लेवल जो भी सीमाएं उनके अंदर रखा जा सके। द फर्स्ट एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कब डेवलप किए गए, 1982 के अंदर अंडर द एयर एक्ट। लेटर 1994 और 1998 के अंदर इन स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज़ किया गया, समय के अनुसार इनके अंदर कुछ चेंज करे गए। लेकिन जो अभी जिस लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड्स है जिनको हम फॉलो करते हैं, इसके जो NAAQS के, ये फॉलो करते हैं 2009 के, और इनको अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। द कंप्लाइंस ऑफ द NAAQS इज़ मॉनिटर्ड अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो भी स्टैंडर्ड्स हैं इनको मॉनिटर किया जाता रहा है, और इसको भी किसने इम्प्लीमेंट किया था, किसके द्वारा, CPCB के द्वारा। जो करंट स्टैंडर्ड है 2009 के अंदर, इसके अंदर 12 पोल्यूटेंट्स को हम उनके ऊपर नज़र रखते हैं, जैसे कि PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, देन ओजोन, अमोनिया, लेड, देन बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक एंड निकिल। ये कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जिनको ये मेज़र करता है। और अब बात करते हैं इसकी और AQI के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो AQI है वो केवल 8 पोल्यूटेंट्स को मेज़र करता है, जिसके अंदर पहला ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एंड देन 8। जो ये लास्ट के 4 हैं इनको छोड़ दो, ठीक है, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकिल, बाकियों को ये मेज़र करता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखो ये है ना, जो NAAQS ये 12 पोल्यूटेंट्स को कवर करता है और ये AQI 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को कवर करता है, ठीक है। और AQI का जो आइडिया है किस तरह से वो इनको मेज़र करता है, मतलब एक नंबर एक कलर को दिया गया है और उस कलर का एक अपना डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
अब मान लो कि भाई 7 से 10 तक का कलर मैंने दे दिया रेड, ठीक है, तो ये आ गया रेड। मतलब इतनी ये वाली क्वालिटी अगर एयर की होगी तो उसका कलर क्या रहेगा, रेड। अब रेड का क्या डिस्क्रिप्शन है, रेड का डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है बद से बदतर हो चुकी है, ठीक है। तो इस माइंड मतलब इस आइडिया के ऊपर ये पूरा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था AQI के अंदर NaAQS के जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं ना सब ऐड होते हैं एक्सेप्ट जो लास्ट के 4 थे, बेंजीन, बेंजोपायरिन और आर्सेनिक और निकिल। अब बात करते हैं किसकी, मीसल्स की। मीसल्स के अंदर ये देख सकते हो बुरा हाल हो जाता है बच्चों का अगर ये वायरस आपकी बॉडी में घुस गया तो। और फिलहाल है ना मीसल्स की वजह से जो मुंबई के अंदर काफ़ी डेथ्स हो गई थी, है ना, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने वहाँ पे अपनी एक टीम भेजी है। ये किसके द्वारा होता है, ये बेसिकली होता है एक वायरस के द्वारा जिसका क्या नाम है, रूबेला, जो कि पैरामिक्सो वायरस की फैमिली से आता है। ये सब आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मतलब बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंजाई से होता है, किससे होता है। तो ये होता है वायरस से। किसके द्वारा फैलता है, जो भी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे कि छींक मारते हो तो कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना मुंह से, या फिर स्नीज़ करते हो तो जित जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींक मारेगा उसके अंदर ये वायरस होगा तो वहाँ से हमको लग सकता है। वायरस कैसे लगता है आपको तो पता ही है कैसे फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। कोविड कैसे फैलता था तो सेम उसी वे से ये भी फैलता है, ठीक है ना। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मीसल्स वैक्सीन जो कि 1963 के अंदर आई थी, उस टाइम पे इस बीमारी ने करीबन 2 मिलियन पीपल्स की डेथ कर दी थी एक ही साल के अंदर। मतलब एक साल में 20 लाख लोग उस टाइम पे मरते थे जब तक इसका टीका नहीं आ गया था। इसका सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम 10 से 14 दिन तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर ही। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इसकी बात करें तो बॉडी के ऊपर रैसेस हो जाते हैं, ठीक है। रैसेस बोले तो इस तरह से लाल लाल रेड रेड कलर के बॉडी के ऊपर चितके से हो जाएंगे, है ना, निशान से हो जाएंगे। बट देर आर फ्यू एंड अदर सिम्टम्स दैट कैन हेल्प टू डायग्नोज द मीसल्स। देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मीसल नॉर देर इज़ एंटीवायरल थेरेपी। इसका कोई है ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरल थेरेपी है कि भाई कोई एक प्रोसीजर होता है ना कि इस दिन ये वाली गोली लेनी है और नेक्स्ट डे ये वाली, ठीक है। तो ऐसा ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है इसका। इंडिया अलॉन्ग विद 10 अदर साउथ एशियन मेंबर जो कि WHO की मेंबर कंट्रीज़ है, उनके साथ मिलके इंडिया ने क्या प्रण लिया था कि हमें ना 2023 तक इसको इरेडिकेट कर दें, ख़त्म कर देंगे। तो अभी छक्के छोड़े हुए हैं भारत के, क्योंकि 2022 तो चल रहा है और यहाँ पे इसकी वजह से डेथ भी हो गई, तो हम इसको कंट्रोल मतलब ख़त्म तो कर ही नहीं पाए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, अभी न्यूज़ आई थी, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट धमाल करती रहती है कभी कभी। देखो गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेके आती है, अगर वो अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो भाई हमें ना उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। यही हमारा काम है, ठीक है। जैसे अपोजिशन वाले काम करते हैं ना, वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है। अच्छी चीज़ों की हमेशा सराहना करनी चाहिए, पार्टी चाहे किसी की भी हो, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, काम अच्छा करे तो उनको अप्रिशिएट करो ताकि वो फिर आगे और भी अच्छा काम करे। कंटेंट की बात करें तो द एयर नेशनल इंटरेस्ट कंटेंट 30 मिनट्स डेली एज पर द न्यू गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस के अनुसार क्या है ना, जितने भी न्यूज़ चैनल्स नहीं सॉरी जितने भी चैनल्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर आपको 30 मिनट तक डेली जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे कंटेंट चलाना पड़ेगा, जिसके लिए 8 थीम सरकार ने जारी किए हैं, ठीक है। इन थीम्स के ऊपर आप 30 मिनट तक कोई भी वीडियो वगैरह चला सकते हो, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड आप चला सकते हो, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड लोगों को जागरूक कर सकते हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे बड़ी बात तो इसी पे चलेगी जहाँ तक मेरे को पता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर वेलफेयर ऑफ वुमेन के ऊपर, फिर वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज, फिर नेशनल इंटीग्रेशन। The channels will be given time to conceptualize and create such content for which the 8 theme have been given the channel for the creation of the content। अभी चैनल्स को जो है जितने भी चैनल्स हैं इनको कुछ टाइम दिया गया है ताकि ये अपने अपने कंटेंट को रेडी कर ले, बना ले, वीडियो वगैरह बना ले, और ये जो 8 थीम दिए गए हैं इनके ऊपर, और फिर इसको ये है ना वहाँ पे चला सकते हैं।
और इसके पीछे मोटिव क्या है, सरकार ने ऐसा क्यों किया है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इज देयर एयरवेज आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नीड टू बी यूज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एयरवेज बोले तो जो इंडियन सैटेलाइट्स के थ्रू जो ये जितने भी चैनल्स चलते हैं यहाँ पे उनकी बात की गई है कि भाई वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और जो उनका यूज़ है वो भी जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए हमको करना चाहिए। फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग, और यहाँ पे ये बात भी कहा गया है कि अगर कोई भी इसका पालन नहीं करेगा तो उन चैनल्स को डाउन लिंक कर दिया जाएगा सैटेलाइट से, ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा और फिर वो है ना जो अपनी ब्रॉडकास्टिंग है वो नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ के लिए अगर कोई भी चैनल को कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियरेंसेस और जो अप्रूवल है वो कहाँ से मिलेगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वही इसको देखेगी। तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा मुझे कैसी लगी। कोई मतलब अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो, ठीक है, तो उसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने ग्रुप्स वगैरह के अंदर भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भाई जो बुक लिस्ट है वो क्या है, ठीक है, पढ़ें कैसे इन बुक्स को? तो सिंपल सी बात है, जो भी बच्चा अगर नई तैयारी कर रहा है तो पहले आप स्टार्ट करो NCERT's बुक के साथ में, ताकि आपको जितना भी सिलेबस हो उसका एक रफ़ आइडिया हो जाए और जो आपका बेस है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर मूव करो, ताकि जो आपका जो बेस है वो अच्छे से इंक्रीज़ होता जाए। एक ही दिन में कोई भी साइंटिस्ट नहीं बनता, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।